कल 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक मामला जो काफ़ी दिनों से लंबित था, दिसंबर में 10 दिसंबर को इस पर सुनवाई पूरी हुई थी और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। 25 दिन बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें 2 आरोपी खालिद और शर्जील इमाम के अलावा 5 को बेल दे दिया। लेकिन इसके बाद कानून के जो जानकार हैं, जो इस मामले में जिस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, चाहे वो जिनको बेल दी गई है वो, या फिर शर्जील इमाम और उमर खालिद के फैसले में जिस तरह की चीज़ों का जिक्र किया गया है, तो उसको लेकर ये अब बहस शुरू हो गई है। ख़ासतौर से जो कानून के जानकार हैं, जो कानूनदा हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इस तरह का फैसला आया है, तो अब इंसाफ की उम्मीद ख़ास तौर से इस तरह के मामलों में आगे और ज़्यादा कम नज़र आती है। इस तरह के केस अगर फिर सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो लोगों को 10 साल तक इस वर्डिक्ट के आधार पर जेल में रखने का जवाब सरकारों को और कोर्ट को मिल जाएगा। क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जिस तरह से कहा गया है कि ज़मानत उपवाद है, हर किसी का हक है, अगर किसी भी मामले में ट्रायल शुरू नहीं होता है तो उसकी वजह से जमानत आरोपी का हक है। लेकिन इस मामले में दोनों ही को मुख्य आरोपी बना दिया गया और यह कहा गया कि इन्होंने ही पूरी साजिश रची थी। और इसके साथ ही न सिर्फ साजिश बल्कि यह कहा कि इन लोगों ने सड़कों को बाधित किया, इन लोगों ने देश की जो इकोनॉमी है उसको फ्रीज करने की साजिश रची, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। और साफ तौर पर कई ऐसी चीज़ें थी जो कोर्ट के ज़रिए कही गई, जिसको लेकर के एक एक करके मैं इसमें बात करूंगा। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने उन्हें और अन्य सह आरोपियों को सौंपी गई भूमिकाओं के बीच अंतर बताया। इसमें कहा गया कि खालिद और इमाम के खिलाफ आरोप फरवरी 2020 के दिल्ली दंगे के पीछे की कथित बड़ी साजिश को सोचने, योजना बनाने और समन्वय करने में केंद्रीय और निर्देशात्मक भूमिका संकेत देते हैं, जबकि सह आरोपी गुलफिशा, हैदर और अन्य की भूमिकाएं केवल सहायक या सुविधा देने वाली प्रकृति की हैं। जस्टिस कुमार द्वारा लिखे गए फैसले के अनुसार इमाम और खालिद बड़ी साजिश के कथित मास्टरमाइंड हैं। इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत प्रत्यक्ष दृष्टि करने वाले और समकालीन हैं। कोर्ट ने कहा है कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA की धारा 43D5 के तहत जमानत के उद्देश्य से उसे केवल ये देखना है कि क्या अभियोजन पक्ष ने प्रथम दृष्टया विश्वसनीय मामला पेश किया। जमानत के चरण में कोर्ट बचाव पक्ष की दलीलों को मूल्यांकन नहीं कर सकता। उसने अपनी जांच को अभियोजन पक्ष के मामले तक ही सीमित रखा है। खालिद और इमाम को सौंपी गई भूमिकाएं आमतौर पर एक कमांड अथॉरिटी थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने करीब दायरे के अंदर या बाहर व्यक्तियों को जुटाने या प्रभाव करने के लिए कमांड और अथॉरिटी का इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि चार्जशीट से पता चलता है कि एक वर्टिकल कमांड श्रृंखला है, जिसमें कथित तौर पर साजिश के स्तर के फैसले और रणनीतिक निर्देश से ही निकले हैं। शुरुआत में उमर खालिद और शर्जील इमाम पर पहली दौर में कथित साजिश में मुख्य भूमिका निभाने और उसके वैचारिक संचालन होने का आरोप लगाया गया। उनके खिलाफ जिन सबूतों पर भरोसा किया गया है वो मुख्य रूप से भाषणों, बैठकों, डिजिटल बातचीत और कथित रणनीति चर्चाओं के रूप में है, जो CA/NRC बिल पास होने के तुरंत बाद शुरू हुई। चार्जशीट में उन पर विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाने का आरोप है, जिसमें धरने से लेकर चक्का जाम तक जगहों पर का चुनाव और आगे बढ़ाए जाने वाले बड़े राजनीतिक मकसद को जाहिर करना शामिल है। उनके कथित काम इस तरह से योजना बनाने और तैयार के चरण में हैं जो लंबे समय तक चले। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि सह आरोपी गुलफिशा, मीरान, शिफाउर रहमान और अन्य के पास संसाधन जुटाने या संगठनात्मक प्रभाव डालने की कोई स्वतंत्र क्षमता नहीं है, इसलिए वे वैसा ही व्यवस्थित जोखिम पेश नहीं करते हैं जिसके विपरीत बाकी आरोपी यानी गुलफिशा, फातिमा, मीरान, हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद, अतहर खान और अन्य को लगातार स्थानीय स्तर के मददगार के रूप में बताया गया है। उनकी कथित संलिप्तता
जगह विशिष्ट और ऑपरेशनल है, जो सीलमपुर, जाफराबाद, चांदबाग, जामिया और शाहीन बाग जैसी खास जगहों तक सीमित है। उनके खिलाफ आरोप मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर लोगों को जुटाने, लॉजिस्टिक समन्वय, स्थानीय स्तर पर फंडिंग, सामग्री जमा करने और कथित तौर पर ऊपर से मिले निर्देशों को लागू करने से संबंधित है, न कि व्यापक रणनीति बनाने से। जब शुरुआती सबूतों के समर्थक होते हैं तो गवाहों को प्रभावित करने या निष्क्रिय नेटवर्क को फिर से सक्रिय करने की संभावना के बारे में अत्यधिक सावधानी बरतने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरा पॉइंट यह कहा गया कोर्ट के जरिए कि कोर्ट जमानत के चरणों में यह तय नहीं कर सकता कि आरोप आतंकवादी कृत्य की शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं। हालांकि कोर्ट ने अंतिम फैसले पर विचार नहीं किया, लेकिन उसका मानना है कि जांच इस बात की होनी चाहिए कि क्या कथित कार्य कम से कम पहली नज़र में राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरों की कानूनी परिभाषा को पूरा करने में सक्षम है। कोर्ट ने यह भी माना है कि यूएपीए की धारा 15 में किसी भी अन्य माध्यम से, चाहे वो किसी भी प्रकृति का हो, वाक्यांश का उपयोग ये निष्कर्ष निकालने के लिए किया गया है कि आतंकवादी कृत्य केवल हिंसा के पारंपरिक रूप पर ही सीमित नहीं है। मौत या संपत्ति के नुकसान के अलावा यह प्रावधान साफ तौर पर ऐसे कामों को भी शामिल करता है। इस वाली लाइन को जब मैं पढ़ने जा रहा हूं, इस वाली लाइन को लेकर जो कानून के जानकार हैं उन्हें जबरदस्त आपत्ति है और फिर ये कह रहे हैं कि इस फैसले का फायदा सरकारें जो है अपने विरोधियों के खिलाफ ले सकती हैं, जिसमें यह कहा गया कि जो समुदाय के जीवन के लिए जरूरी सप्लाई या सेवाओं को बाधित करते हैं, नंबर 1। दूसरा, साथ ही ऐसे काम जो देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं, यानी इकोनॉमिकली नुकसान अगर पहुंचाया जाता है तो ये आतंकवाद के कृत्य में आता है। ये दिखाता है कि संसद ये मानती है कि संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरे ऐसे कामों में भी पैदा हो सकते हैं जो नागरिक जीवन या सामाजिक कामकाज को अस्थिर करते हैं, भले ही तुरंत कोई शारीरिक हिंसा ना हो। यानी शारीरिक हिंसा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाना, चक्का जाम करना, ये सब जो है ये भी आतंकवाद के कृत्य में आते हैं। कोर्ट ने माना है कि शरजील इमाम ने बताए गए भाषण और उमर खालिद का चक्का जाम और धरने के बीच अंतर समझाने वाला भाषण पहली नज़र में धारा 15 के तहत राज्य की सुरक्षा के लिए खतरे की कानूनी परिभाषा के दायरे में आता है। तीसरा ये कि बड़े सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए कथित मास्टरमाइंडों की लगातार हिरासत जरूरी है। कोर्ट ने तर्क दिया है कि साजिश के आर्किटेक्ट्स की लगातार हिरासत बड़े सुरक्षा हितों की रक्षा करने के भविष्य में ऐसे कामों को रोकने के लिए जरूरी हो सकती है। इसलिए कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 21 को सभी आरोपियों पर बिना उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर विचार किए समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये जो लाइनें अभी मैंने पढ़ी आपके सामने, ये काफ़ी खतरनाक हैं। इसको लेकर के लोग आपत्ति जता रहे हैं और इसका फ़ायदा सरकारों को ज़रूर मिलेगा भविष्य में। तो अब ये इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए आना, और जिस तरह से बार बार सुप्रीम कोर्ट के कई जज जो रिटायरमेंट के बाद ये कहते हैं कि सबको ज़मानत दी गई, लेकिन इस मामले में क्या हुआ वो आप देख रहे हैं।